आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम इसमें पहला चैप्टर है समुच्चय। तो समुच्चय पढ़ाएंगे। आज से हम समुच्चय शुरू करेंगे। तो पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं, समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय जैसे कि इसके नाम से पता है, समुच्चय का मतलब है किन्हीं चीज़ों को इकट्ठा कर देना, यानी ग्रुप बना देना, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो समुच्चय की जो परिभाषा है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित संग्रह यानी इकट्ठा करना। सुपरिभाषित का मतलब है जिसके बारे में हम अपनी राय दे सकें, स्पष्ट रूप से दे सकें। जैसे हमने मान लिया मैंने एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख रखा है, तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है 1 2 3 प्लस की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, हमारी समुच्चय में आ जाएंगी। लेकिन मैं एक और समुच्चय बोलूं, जैसे महान 5 गणतज्ञ, यानी भारत के 5 महान गणितज्ञों का समुच्चय। तो यहाँ सभी का जवाब हमारा जो होगा स्पष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी की नजर में कोई और 5 होंगे, यानी एक जैसे आंसर नहीं आएंगे। किन्हीं बच्चों को पूछा जाए कि महान गणितज्ञों के नाम लिखो 5 के, तो कोई आर्यभट्ट का नाम लिखेगा और कोई नहीं लिखेगा। कोई रामानुजन का नाम लिखेगा उसमें, कोई नहीं लिखेगा। जैसे मैं कहूँ क्रिकेट के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय, तो कोई सचिन को उसमें 5 में रखेगा, कोई नहीं रखेगा। कोई धोनी को रखेगा, कोई नहीं रखेगा। जैसे कोई ब्रायन लारा को रखेगा, कोई उसमें नहीं रखेगा। इसका मतलब वो सुपरिभाषित नहीं है, यानी उसको स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि यही 5 इसमें आएंगे। लेकिन जब हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे तो हमारे यही सब बच्चे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से ही शुरू होता है। यानी ऐसे समुच्चय सुपरिभाषित का मतलब है जिसमें जो हमारी परिभाषा है उसकी स्पष्ट हो जाए, यानी हम उसमें स्पष्ट रूप से पता कर सके कि ये इस समुच्चय में आएगा या नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है उसका अवयव न हो, नहीं में आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए सुपरिभाषित संग्रह का मतलब है जो हमारा आंसर है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, कक्षा 11 के गणित के बच्चों का समुच्चय। तो हम जिन जिन पे गणित है उनके नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ 2020 के कक्षा 11 और कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों का समुच्चय, तो दोनों ही अलग अलग हो गए। कक्षा 10 में अलग हैं और कक्षा 11 में अलग हैं, और हमें पता भी नहीं है कौन से स्कूल के कहाँ के हैं, तो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। लेकिन हम खाली 11 के कहेंगे और स्कूल का नाम दे देंगे, तो 11 वाले छांट लिए जाएंगे। लेकिन 2020 में एक बच्चा या तो 11 में पढ़ेगा या 10 में पढ़ेगा, दोनों में नहीं पढ़ सकता है, इसलिए वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। अब समुच्चय को जो लिखने के रूप होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं इसे, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। ये जो मैंने अवयव लिख दिए हैं 1 2 3, इनके अंदर जो संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं अवयव। तो ये जो अवयव के रूप में लिखने की जो तरीका होता है वो कहलाता है रोस्टर रूप। और हम परिभाषा के रूप में लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याओं को हम नहीं दिखा सकते हैं कहाँ से शुरू हुई है कहाँ खत्म हुई है, तो हम उसे किस रूप में लिखते हैं? परिभाषा के रूप में, यानी P/Q के रूप में जिनको लिखा जा सकता है। और P और Q क्या होनी चाहिए? इंटीजर, यानी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। Z का मतलब क्या है? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। Z का मतलब है पूर्णांक, और नीचे वाला जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी परिभाषा के रूप में जब हम समुच्चय को लिखते हैं तो उसे बोलते हैं सारणी रूप। अब ये मैंने कुछ संख्याओं के महत्वपूर्ण समुच्चय लिख रखे हैं जो हमें हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। कोई सी भी क्लास में हम मैथ पढ़ें, हमेशा हमें इनकी जरूरत पड़ती है। कोई पूछ भी लेता है संख्याओं के प्रकार बताइए, तो क्या होते हैं? पहला लिखा है मैंने n का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी हिंदी में बोलते हैं इसे प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेके
शुरू होती हैं और 1 2 3 और इनका कोई अंत नहीं होता है, ये चलती चली जाती हैं, तो ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इनके समुच्चय को किससे दिखाते हैं? एन से। समुच्चय को हमेशा कैपिटल ABCD से दिखाते हैं, और इसको जो संकेत है इसका, जिसको किसके अंदर रखते हैं? मझले कोष्टक के अंदर। दूसरा है जेड या आई। जेड से भी दिखा देते हैं पूर्णांक संख्याओं को, और आई से भी। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं का समुच्चय क्या होता है? 0 होता है, +1 भी होता है, -1 भी होता है, 2 होता है, -2 होता है, 3 होता है, -3 होता है। यानी प्लस माइनस की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब किसके अंदर आती हैं? पूर्णांकों के अंदर। और 0 भी होता है। P फॉर प्राइम नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसे अभाज्य संख्याएं। इसे कभी भी कोई पूछ भी लेता है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे क्या है 2 को नहीं रखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अभाज्य संख्याओं में 2 भी रखा जा सकता है। अभाज्य संख्याओं का मतलब है जिनमें किसी का भाग न जा सके, यानी या तो वो स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो। तो 2 भी ऐसी संख्या है जो केवल स्वयं से और 1 से ही विभाजित है, इसलिए कौन सी संख्या 2 भी इसमें शामिल होगी। 2 3 5 7 7 के बाद 11 11 13 13 के बाद 17, तो ऐसे ही करके चलती चली जाती है। क्यू का मतलब है परिमेय संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या हमने पढ़ी है 7th क्लास में, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। PQ पूर्णांक होते हैं तथा Q ≠ क्या होना चाहिए? हर क्या होना चाहिए? 0। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। तो हम इनको नहीं लिख सकते हैं, कहाँ से शुरू हो पाए, तो इस रूप में हम इसे नहीं लिख सकते रोस्टर रूप में। तो हमने परिभाषा के रूप में P/Q, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं इसे? सच दैट। हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि। सच दैट, ऐसा है कि, यानी P/Q के रूप का है हमारा Q, और ऐसा है कि यानी इसके बारे में और बताया गया है कि P हमारा जो अंश है और जो हर है वो दोनों किस में से आनी चाहिए? पूर्णांक संख्याओं में से आनी चाहिए। और नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक संख्या तो 0 भी होती है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी परिमेय संख्याओं की बात आती है अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का उल्टा होता है अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फिर वही P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q ≠ क्या है? 0। यानी इनकी जो अपोजिट संख्याएं हैं वो क्या कहलाती है? इरेशनल नंबर। तो IR से दिखा दिया है मैंने, क्योंकि I पहले भी आ गया इसलिए मैंने स्मॉल r इसके साथ लगा दिया है, जिससे पता चल सके ये क्या है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। R का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो परिमेय संख्या भी आ जाती हैं और अपरिमेय। अब मैंने ये वाली तो लिखी नहीं, तो ये तीनों किसके अंदर आ गई हैं? परिमेय संख्याओं के। और परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय को मिला दिया, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, तो पूरा जो समुच्चय बनेगा वो किसका बन जाएगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे एक होता है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, जो हम आगे पढ़ेंगे, लिखा दिया मैंने। ये होता है A+IB के रूप में होता है, और A और B इसमें रियल नंबर होते हैं, I होता है इमेजिनरी नंबर। तो ये होती हैं कुछ संख्याएं, और कुछ भी थोड़ी बहुत संख्याएं, जैसे इसको मैं 2 पार्टों में विभाग कर दूं। पूर्णांक संख्याओं को धन पूर्णांक यानी Z+, तो कौन से आ जाएंगे? 1 2 3 4, यानी प्लस वाली संख्याएं इसमें से निकाल दी। अब मैं ऋण पूर्णांक संख्याएं, तो ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या हो जाएंगी? ऋण वाली निकाल लो। तो इनको हम 2-3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 0 ना तो प्लस में आएगा, ना माइनस में आएगा, ना धन पूर्णांकों में आएगा, ना ऋण पूर्णांकों में। ऐसे ही हम इनको भी 2 पार्टों में, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्या भी हम अलग लिख सकते हैं, और विषम संख्या एक रह गया, एक W। तो W होता है 1 2 3, ये 9th में पढ़ा है। तो इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं।
ये क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। इसमें अगर जीरो और डाल दिया जाए तो ये क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ये कुछ समुच्चयों के प्रकार थे संख्याओं के, इनको समुच्चय के रूप में लिखा गया था। अब हम कुछ संकेतों के बारे में आते हैं। अगर हमें किसी समुच्चय को लिखना है तो हम कैपिटल ABCD का यूज करेंगे। इधर मैंने किसका यूज किया है? कैपिटल ABCD का। और समुच्चय को रखने के लिए उसे कितने कोष्टक में रखा है? मजले में। हमेशा समुच्चय को किसमें रखा जाता है? मजले कोष्टक में। ये चिन्ह है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। यानी इसका अवयव है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का मतलब ये किसी का अवयव है। मैं ऐसे इसमें से ले लूं 1 बिलोंग्स टू n, तो 1 n में से ही लिया गया है, यानी 1 इसका अवयव है। बिलोंग्स टू का मतलब अवयव है, एक अवयव है किसका? n का। n का मतलब सम प्राकृतिक संख्याओं का। अब मैं कह दूं 0 बिलोंग्स टू n, तो 0 तो n में नहीं है, तो इसका मतलब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस बिलोंग्स टू को क्या काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग टू, तो इसको काट दें तो डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। ये मैंने अभी बता ही दिया। सच दैट होता है, यानी ये क्या है? ऐसा है कि, हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि। ये होता है फॉर ऑल, उल्टा ही इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल, सभी के लिए आगे आएगा। ये यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है? मिला देना किसी चीज को। इंटरसेक्शन यानी कॉमन चीज, इंटरसेक्शन। अब समुच्चय के कुछ प्रकार हैं। रिक्त समुच्चय, जैसे रिक्त समुच्चय के नाम से ही पता चल रहा है, रिक्त का मतलब खाली। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, तो वो कैसा समुच्चय कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे कोई उदाहरण लिया जाए, मैंने अभी कहा था एक ऐसे बच्चे का समुच्चय जो कक्षा 11 और 10 दोनों में पढ़ता है। तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा, तो ऐसे समुच्चय को क्या दिखाएंगे? खाली दिखा देंगे, तो उसे वो क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। और इसको फाई से भी दिखाते हैं, दो तरह से दिखा सकते हैं। इसको मजली पुस्तक को खाली छोड़ के, या खाली फाई को दिखा सकते हैं। तो ये होता है रिक्त समुच्चय। परिमित या अपरिमित, दो तरह के होते हैं। परिमित का मतलब है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। अपरिमित का मतलब है जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। ये डैश करके रुक, सब लास्ट वाला अवयव नहीं लिखा गया किसी में। तो ये क्या है? सब अपरिमित समुच्चय है। जो भी हमने संख्याओं के समुच्चय लिखे हैं वो क्या है? सब अपरिमित समुच्चय है। अगर परिमित में इसी में से बनाना चाहूं तो मैं कह दूं 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 और 5। 6 से छोटी तो 5 तक ही है, यानी यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये परिमित समुच्चय हो गया, यानी इसमें निश्चित है अवयव। मैं कहूँ 100 से छोटे, तो 100 से छोटे कहाँ तक आएंगे? 99, तो भी परिमित है। डैश इसलिए लगाया क्योंकि हम ज्यादा संख्याओं को लिखना नहीं चाहते। पता है हमें लास्ट वाली अंक पता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? परिमित। यहाँ पे हमें किसी का भी लास्ट वाला अवयव पता नहीं है, तो ये क्या है? अपरिमित। अगला है समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब है ऐसे दो समुच्चय जिनका प्रत्येक अवयव समान हो। जैसे मैं कहूँ इसमें है ABC अवयव है, और इसमें मान लो ACB है, तो दोनों में क्या है? सेम है, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। C कहीं पे भी हो, और एक अवयव को दो बार भी नहीं लिख सकते इसमें। तो ये क्या है? ABC है इसमें भी, और इसमें भी ABC है। तो ये दोनों क्या है? A और B क्या है? बराबर हैं, यानी दोनों को क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। अब है उप समुच्चय, यानी एक ऐसा समुच्चय। उप समुच्चय का उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक समुच्चय है A, B, और एक में ले लूं B बराबर ले लूं A, C बराबर ले लूं B। तो ये जो इसमें से ही लिए गए हैं, तो ये इसके क्या कहलाएंगे? उप समुच्चय। बड़ा भी हो सकता है,
मान लो ABC तो भी ये उपसमुच्चय है, मान लो यहाँ B और C तो भी ये उपसमुच्चय है। तो ये क्या कहलाते हैं, इसमें से जो एक समुच्चय में से ही नीचे बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं उपसमुच्चय। इसको दिखाते हैं, B क्या है, उपसमुच्चय है किसका, A का। तो ये जो चिन्ह होता है वो क्या किसका होता है, उपसमुच्चय का, सबसेट अंग्रेजी में बोलते हैं इसे सब सेट। तो क्या होता है ये उपसमुच्चय। उपसमुच्चय के बाद है घात समुच्चय। घात समुच्चय भी इससे ही संबंधित है, यानी जितने भी इसके उपसमुच्चय बनेंगे उनका एक समुच्चय बना दिया जाए तो वो कहलाता है घात समुच्चय, यानी उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो इसके जो समुच्चय बनते हैं वो क्या बनेंगे, एक तो बनेगा रिक्त, यानी कोई भी अवयव न लें तो वो सबका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। दूसरा बनेगा A, तीसरा बनेगा B, और चौथा ये खुद बन जाएगा। ये चारों क्या बनेंगे, इसके उपसमुच्चय। अगर हम इसको एक समुच्चय में रख दें P ऑफ A, यानी पावर सेट ऑफ A, यानी A का घात समुच्चय क्या हो जाएगा, इनको सबको एक समुच्चय में रख दिया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, घात समुच्चय, यानी उपसमुच्चयों का समुच्चय। मैंने बड़ा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसमें अगर मैं एक अवयव भी बढ़ा देता हूं तो इसमें 8 हो जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके जितने भी उपसमुच्चय, कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, 4। हम इसका एक सूत्र से निकाल सकते हैं कि कितने उपसमुच्चय। अब यहाँ पे 2 हैं तो हमने निकाल के देख लिए, अगर हमारे 10 हुए तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका पावर सेट में अवयवों की जो संख्या होती है, इनका मतलब अवयवों की संख्या वो होती है 2 की पावर n। तो इसमें कितने अवयव है, 2। तो n का मान कितना हो गया यहाँ, 2। तो कितने हो जाएंगे, 4। अगर इसमें मैं C और ले लेता तो 2 की पावर 3 कितने अवयव हो जाते पावर सेट में, 8। 4 ले लेता तो 2 की घात 4 16 हो जाते। तो ऐसे ही इससे हम सूत्र से निकाल सकते हैं पावर सेट उपसमुच्चयों की संख्या। अब है अगला सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, जैसे मैंने n सेट ले लिया, और मैं कुछ इसके नीचे और सेट ले लूं ऐसे ही संख्याओं के, C ले लूं। ये जो समुच्चय हैं किसमें से बनाए जा रहे हैं, इसमें से ही बनाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है कि इसमें से ही निकल रहे हैं। 2 4 3 आएगा ये इसमें, 1 5 7 इसी में से आएगा, 2 4 6 इसी में से आएगा, और भी बनाए जा सकते हैं उपसमुच्चय। और इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें ये बहुत बड़ा सेट होता है, इसमें से ये निकलते हैं। और जो उपसमुच्चय होता है उसमें संख्या निश्चित होती है उपसमुच्चयों की, लेकिन ये उपसमुच्चय भी कहलाएंगे। A उपसमुच्चय n का, B n का उपसमुच्चय है, C n का उपसमुच्चय है, लेकिन फिर भी इनको मिला के इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर हम तीनों को मिला दें तो ये नहीं आएगा, लेकिन वहां हमने क्या है, चारों को अगर मिला देते तो ये सेट आ जाता पूरा। तो इसका मतलब जो जिसमें से ये निकलते हैं उपसमुच्चय, उस पूरे सेट को क्या बोलते हैं, इसको सार्वत्रिक, सार्वत्रिक यूनिवर्सल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे यूनिवर्सल सेट। सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब है जैसे 2 ही ले लें हम, A और B अवयव हैं, तो हम अगर इनको मिला दें, सम्मिलन, मिलन का मतलब मिला दें, यूनियन कर दें, इकट्ठा कर दें, तो क्या कहलाएगा, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सम्मिलन सेट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब, हम इसमें कोई एक कॉमन ले लें, तो इंटरसेक्शन का मतलब है ये यूनियन होता है, और ये इंटरसेक्शन, यू की तरह बना दें तो क्या होगा, यूनियन, और उल्टा बना दें इसे तो इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन होता है सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या चीज है, 2 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है दोनों में, तो 4 आ जाएगा इसमें।
तो इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ, या दो भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ मैं 3 लिख दूं तो क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ, 4 और 3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सर्वनिष्ठ समुच्चय, उभयनिष्ठ समुच्चय। तो ये समुच्चय का बेसिक्स था। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू कराएंगे, तो ये बहुत जरूरी है, तो पहले इसे प्रिपेयर करें, इसको तैयार करें। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू कराएंगे।